नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास वीडियो को देखने के लिए आप तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुका था कि आपके जो टफेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो बेस्ट लेवल के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो बेस्ट 50 क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी पॉलिटी के अंदर जो पूछे गए थे और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। कल जो आपको वीडियो आएगी सेम वीडियो आएगी, लेकिन कल आपकी ग्रेजुएट लेवल की वीडियो आएगी क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शाम का 6 बजे का स्लॉट जो है वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। हालांकि आज ये 6:30 बजे देखने को आपको मिल रही है। इससे पहले हम आपके लिए वीडियो डाल चुके हैं। वीडियोस के सेक्शन में अगर आप अपने खुद के चैनल पर आओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हम टफेस्ट क्वेश्चन की डाल चुके थे हिस्ट्री की। अब इसी तरीके से बेस्ट क्वेश्चन की हर रोज 20 से 30 मिनट निकालकर आपकी एनटीपीसी की तैयारी को हम बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दोहरे खतरे और स्व आरोपण से संरक्षण सहित निम्नलिखित में किसके तहत दिया जाता है। सवाल आसान है लेकिन इसके अंतर्गत डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन की वजह से थोड़ा टफ बन जाता है। सवाल का जवाब 22 में आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देखने को मिल जाएगा। जो गिरफ्तारी संरक्षण है, अरेस्ट अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो उसको क्या क्या सुरक्षाएं मिलती है। पहला, कारण पूछने का अधिकार। दूसरा, पसंद की विधिक सहायता। तीसरा, देखने को मिल जाता है कि 24 घंटे में कोर्ट में पेशी। 23 में देखने को मिलता है बलाश्रम या फिर आपका जबरन कार्य या फिर किसी व्यक्ति को खरीदना बेचना, इस सब पे रोक होगी। 20 में आपको सेम आंसर देखने को मिल जाता है। 20 के प्रथम में है कि सजा उसी अनुसार मिलेगी। 20 के प्रथम में सजा उसी अनुसार मिलेगी जिस समय अपराध हो। दूसरे में बताया गया है कि एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरे में सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसका मतलब उसको उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 में आपका जीने का अधिकार है। अगला सवाल है, पीएम स्वनिधि स्कीम केवल उन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जिसके लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन किया है। मतलब पूछा यह गया था पीएम स्वनिधि स्कीम। पहला पॉइंट है, पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर 10,000 रुपए मिलते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर कितने रुपए मिलते हैं? 10,000। और ये जो रुपए मिलते हैं 10,000, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि 10,000 रुपए मिल जाएंगे विदाउट इंटरेस्ट, बहुत हल्का सा रहेगा ताकि वो अपनी जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वो अपने जीवन को सुधार पाए। 2014 में आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में जिला न्यायालय के नागरिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? भारत के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं। इसमें जो नागरिक प्रशासन होता है मतलब कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इसके हेड आपको कौन देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट जज। ऑब्वियस सी बात है, जिला न्यायालय तो हेड कौन होगा? जिला न्यायाधीश होगा। जिला न्यायाधीश जो होते हैं या फिर जिला कोर्ट होते हैं किसके अधीन काम करते हैं? हाईकोर्ट के अधीन काम करते हैं। ये बात कहां लिखी हुई है सर? आर्टिकल 227 में ये बात लिखी हुई है कि हाईकोर्ट जो होगा वो अपने नीचे के सभी कोर्टों पर प्रमुख होगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस। पुलिस स्टेट में आएगा। पुलिस किस में आएगा? स्टेट में आएगा। बैंकिंग आएगा सेंटर के अंदर। रक्षा डिफेंस आएगा सेंटर के अंदर। लेकिन जो क्रिमिनल लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? सर क्रिमिनल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? सर 105। जीएसटी से 101 हो जाएगा। एनजैक से आपका 99 हो जाएगा, हुआ था 2014 में, ये 2015 में। ओबीसी जो हो जाएगा सर ये 102वां संशोधन हो जाएगा 2018। बचा क्या? एकमात्र वोमेन रिजर्वेशन या 105वें संविधान संशोधन में क्या है देखने को मिल जाएगा। देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ये 106वां होना चाहिए था बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है इस वजह से हम इसके साथ जाएंगे। ये भी एनटीपीसी में आ चुका है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, जो द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसको साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है? दो प्रकार के बहुमत होते हैं, साधारण और विशेष। साधारण में 50% प्लस एक बहुमत चाहिए, विशेष के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए। दो ही प्रकार से अमेंडमेंट हो सकता है। कुछ लोग, कुछ शिक्षक आपको 3 बताएंगे परंतु 2 ही है। तीसरा क्या है? विशेष प्रावधान के परिवर्तन के अंतर्गत ही उपभाग है। 368 के दूसरे में आपको विशेष संशोधन देखने को मिलता है, 368 के एक में आपको साधारण संशोधन देखने को मिल सकता है। देखो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 में ही अगर हम परिवर्तन करने लगे, अगर हम 368 के अंदर ही परिवर्तन करने लगते हैं तो इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होगा। दूसरा, 356 में प्रेसिडेंट रूल में इसमें विशेष बहुमत चाहिए। आर्टिकल 2 के अंतर्गत हम बात करते हैं, ये साधारण बहुमत से हो सकता है, ये साधारण बहुमत से हो सकता है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट का चेंज है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, इन दोनों के लिए विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर को छोड़कर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये कौन सा आपको टर्म देखने को मिल जाएगा, यही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो हमें पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए शेड्यूल आपको 6 देखने को मिलती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को लेकर। लेकिन अगर
पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में बात करें तो इसके लिए 5वीं अनुसूची देखने को मिलेगी। 7वीं में केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन है। 6वीं के अंदर आपको मैंने बता दिया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन है। 9वीं के अंदर आपको भूमि सुधार देखने को मिलता है, इसको बाद में पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 8वें नंबर का सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्षों के निवास के बाद भारत में रह सकता है? बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं, पहली बात, ये केवल 3 ही देशों पर बिलोंग करता था, यानी ये केवल और केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए ही था, और उसमें भी केवल कुछ ही धर्मों के लिए। जैसे हम बात करते हैं हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पर्शियन, जैन, बुद्ध, इन्हीं के लिए काम करता था। अब इसके अलावा अगर कोई और भी देश है तो आप हटा दीजिए, इजराइल, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से सिख, ये 6 वर्ष में ही ले सकते हैं जो इनको नागरिकता मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 323B 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संसद के कुछ विषय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है, और निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से 323B के तहत शामिल किया गया है? 323B के अंदर अगर पूछा जाए तो भाई इसके अंदर टैक्सेशन क्या है? बच्चा बहुत ध्यान से समझना, ये यूपीएससी से रिलेटेड है। अब यूपीएससी के अंदर 323 अगर ए होता तो ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 323A। ये रिलेशंस की बात करता है कि पॉलिटिशियंस के अंतर्गत, और जो पॉलिटिशियंस के बाद आपको बाकी लोग देखने को मिल जाते हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये इस बारे में दर्शाता है। लेकिन 323B जो होता है यह कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार जैसे मामले को विधानसभा और ट्रिब्यूनल में सौंपा जा सकता है, इस मैटर में दर्शाया जाता है। रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन ये 318 में देखने को मिल जाती है, 318 और 320 में देखने को मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के दूसरे क्लॉज में, केवल नियोक्ता और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद, ये 43 आर्टिकल में है। अगला सवाल ये रहा 10वें नंबर का, अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है? जो सिविल सर्विसेज की कंडीशंस को नियंत्रित करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में आ रखा है, यही काम करेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? नागालैंड के लिए काम करता है ए, मैं सबका ही बता देता हूं। 371A नागालैंड के लिए काम करेगा, सबको लिख लेना, दैट इज फॉर द नागालैंड, दैट इज फॉर द नागालैंड। 371B जो आपको काम करेगा ये असम के लिए काम करेगा, असम के लिए। 371C जो काम करेगा ये मणिपुर के लिए काम करेगा। 371D आंध्रा के लिए आ जाएगा, 371D आ जाएगा आंध्र प्रदेश के लिए आ जाएगा। 371E जो आएगा तेलंगाना के लिए आ जाएगा, ई तेलंगाना के लिए आ जाएगा, तेलंगाना के लिए। बाकी मैं बताता जा रहा हूं। ई के बाद आपको देखने को मिलेगा एफ सिक्किम के लिए हो जाएगा, एफ के बाद जी होगा, जी आपको मिजोरम के लिए हो जाएगा, एच अरुणाचल के हो जाएगा, आई गोवा के लिए हो जाएगा, जे कर्नाटक के लिए हो जाएगा। अगला ये रहा आपके समक्ष, अगले की हम बात करते हैं, सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को निम्नलिखित मामलों में ध्यान में लिया जाना चाहिए। 335 आर्टिकल जो आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली देखने को मिलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मेरिट का कम जाना, कट ऑफ का कम जाना, SC ST के लिए अलग अलग चलना, वो 335 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? बात को समझना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भाग 11, ये रिलेशंस को डिवाइड करता है। कौन कौन से? सर, कार्यकारी रिलेशन केंद्र और राज्य के मध्य और विधायी रिलेशन केंद्र व राज्य के मध्य, दोनों ही प्रकार से काम करेगा। सर अगर हम बात करते हैं विधायी रिलेशंस जो है, टोटल आर्टिकल है 245 से 263, तो शुरुआत में 245 से जो 255 है ये आपका यहीं आएगा, 256 से 63 जो आएगा वो कार्यकारी में आएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कोई सा मैच कर रहा है? सर एक मैच कर रहा है, 246 करेक्ट आंसर। 280 फाइनेंस कमीशन, 240 केवल रिलेशंस की बात करता है, 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच पोर्टफोलियो का आवंटन तय करता है? पोर्टफोलियो का जो डिसीजंस किया जाता है वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये राज्य में है, केंद्र में होता तो प्रधानमंत्री होता। पोर्टफोलियो सिस्टम को कैनिंग के द्वारा 1859 में भारत में शुरू किया गया था। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रक्रिया देखता है? आपदा प्रक्रिया के लिए 2005 के अंदर स्थापना की जाती है, आपदा प्रक्रिया के लिए, और यह स्थापना की जाती है किसके द्वारा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से की जाती है। ठीक है, 2005 में। भारत में लोक अदालत का आयोजन कौन करता है? जो पब्लिक कोर्ट्स होते हैं इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? सर नालसा के द्वारा किया जाता है। लोक अदालतों को नालसा के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नालसा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तुहिन कांता पांडे अभी इसमें देखने को मिले थे, फेमस रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 में देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका संबंध संविधान में नहीं है। भारत का विधि आयोग 1834 में बना था, मैकॉले इसके हेड थे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है बट ये भी संवैधानिक नहीं है।
आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, भारत में जनहित याचिका पीआईएल न्यायिक सक्रियता के उपकरण के रूप में कैसे उभरी? जनहित याचिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका से उभरी है, बहुत ज्यादा फेमस है। जब एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी की जाती है, बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तब आपको ये जनहित याचिका देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर है, जब 1979 में शुरू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति और जनहित के मामले दायर करने के लिए इससे अनुमति दी। अभी जैसे कोई भी केस हो जाए, एसएससी में हो जाए, दिल्ली पुलिस में हो जाए, तो यहाँ पर आप पीआईएल के माध्यम से ही जा सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन आंसर है। सामान्य अनुरोधों के लिए आरटीआई अधिनियम में कितने दिनों के भीतर जानकारी दी जानी चाहिए? आरटीआई में कितने दिन? 30 दिन के लिए आपके सामान्य केसेस के लिए काम किया जाता है। आरटीआई एक 2005 का है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पेश की गई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थानों पीआरआई के निरंतर रूप से सुनिश्चित करती है कि यह कार्य कर पाए? अगर हम सही तरीके से बात करें, इलेक्शन विद इन 6 मंथ, ये लिखा हुआ कहां है? देखो, चुनाव पंचायत स्तर पर लोक अदालत नहीं होती। इंक्लूजन ऑफ पंचायत राज इन यूनियन लिस्ट में ये नहीं होता, कॉन्करेंट में होता है, सॉरी स्टेट में होता है। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, इसको स्टेट फंडिंग देती है, ना कि यूनियन। पंचायत के विघटन से पहले 6 महीने पहले चुनाव हो जाना चाहिए। शुगर कम खाया कीजिए, मैं वैसे बता रहा हूं आपको एक सुझाव के तौर पर। और इसी के अंतर्गत यह भी लिखना कि 243 ई में इस तरीके की चीजें आपको बताई जाती हैं। 243 ई में इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। आगे बढ़िए, 20वां सवाल है, सरकारिया आयोग जो 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, भारत में किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान देता है? जी कहता है कि भारत के अंदर जो संघवाद होना चाहिए वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, मतलब कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें, ऐसा ना हो कि कोई भी एक बलशाली हो जाए, वरना देश की तरक्की रुक जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है उसे 5, 6, 8 के तहत संविधान से प्रारंभ में भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यह आर्टिकल 9 में कहा जाता है। अगर आप भारत के किसी भी प्रकार से नागरिकता ग्रहण करेंगे विदेश की, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 12 में राज्य की परिभाषा है। 11 में बताया गया नागरिकता संबंधी जितने भी संशोधन है संसद करेगा। 10 में आपको नागरिकता का अधिकार बताया गया कि बगैर कारणों के आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? सर 239, क्योंकि अगर हम भारत के यूटीज की बात करते हैं तो भाग 8 में भारत के यूटीज की चर्चा की गई है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 इसी में चर्चा करते हैं, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता को अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाता है? सर यह आर्टिकल 11 है। कोई भी मामला है नागरिकता से संबंधित वो आर्टिकल 11 के तहत संसद ही बना सकता है। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल, ये टफेस्ट सवाल है। इस तरीके के, मतलब आप सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहां मिलेगी, वो आपको अपने ही टेलीग्राम चैनल जीत राणा जीएस पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। अच्छा आदमी हूं मैं। विभान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में देखो, दूध दही के खाने का यू मानस हरियाणा का, वाह वाह क्या बात है। अब ठीक से इस बात को समझना कि विहान कुमार बनाम जो हरियाणा राज्य केस था, इसमें संवैधानिक उल्लंघन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया था। तो अगर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22(1), फेलियर ऑफ इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको बताया नहीं गया कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसलिए ये गलत प्रकार हो गया था। 97वें संविधान संशोधन जो आपको देखने को मिला था 2011 में, जिसके अंतर्गत कौन सा भाग जोड़ा गया था? सर 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 9 भी जोड़ा गया था। आर्टिकल आते हैं इसके अंदर 243 ZH से लेकर ZT। ये सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में डिस्कशन करता है। आगे हम बात करते हैं अगले नंबर का सवाल 26वां। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने की बात करता है? कि कल्याण होना चाहिए 38वां। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। ये अवधारणा हमने रूस से ली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य मंत्री परिषद के आकार पर सीमा लागू करी थी? कहा था कि मंत्री परिषद में मिनिमम 12 सदस्य हों या मैक्सिमम इसके अंदर 15% सदस्य होने जरूरी है। ये बात हमें देखने को मिलती है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से तय की गई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र स्तर पर मंत्री परिषद के लिए प्रावधान करता है? सेंट्रल लेवल पर एक मंत्री परिषद का होना जरूरी है। 74 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा? जो इसका अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उसमें समझना। सर इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस बारे में आपको पूरी तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। 75 में लिखा है कि काउंसिल है या फिर पीएम है, इनका जो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? सर दैट इज अपॉइंटमेंट बाय किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, ये 75 में लिखा है। आगे बढ़िए, किस संवैधानिक संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए राज्य विधानसभा में सदस्यों की मान्यता समाप्त कर दी? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा।
103वें संशोधन के द्वारा कौन सा जो अनुच्छेद है जो जोड़ा गया था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए? 15 का 6, 16 का 6 जोड़ा गया था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए। 15 का 6 और 16 का 6 आपका जोड़ा गया था। इस बारे में तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी अनूठी प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व के लिए 371 ए के तहत विशेष प्रावधानों का आनंद लेता है? सर नागालैंड। हमें सिर्फ इतना पता है 371 ए नागालैंड के लिए है, 371 सिक्किम होता 371 एफ में है, मणिपुर 371 सी में है और मिजोरम 371 जी में है। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा ऐसा कानून आपको देखने को मिलता है जो ईडब्ल्यूएस के लिए कानून लागू कराता है? सर ईडब्ल्यूएस के लिए 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 15/6, 16/6 जोड़े गए थे, 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। 34वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है? बहुत बढ़िया पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा केंद्र, कौन सी ऐसी सेवा है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही आपको देखने को मिलती है? सवाल नंबर 34 है, बात को समझना, सेंट्रल इंजीनियरिंग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या स्टेट मेडिकल मेडिसिन सर्विस। तो ये आपको देखने को मिलती है, किस प्रकार की सर्विस आपकी ये है उसमें हम देखते हैं। सर जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अगर मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा की बात कर लेता हूं, इसमें आप समझना ये दोनों के द्वारा, क्यों? क्योंकि यूपीएससी और एसपीएससी दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, यूपीएससी है और एसपीएससी भी है, तो दोनों ही इसके अंदर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू 2014, पहला व्यक्ति जो अपॉइंट हुआ वो 2019 में। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी, सर जी सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है वो यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। 1967 में भी अधिनियम लाया गया था पर फ्लॉप हो गया था। अगला सवाल, भारत के संविधान के लिए किस संशोधन ने अनुच्छेद 39 में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करी थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस चीज को एड ऑन किया गया था। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सर अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। रिसेंटली लोग इससे रिजाइन करते जा रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है? 43 के अंदर बताया गया कि राज्य में कुटीर उद्योग जो उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 48 में राज्य का कर्तव्य है कि वह एक विशेष वर्ग, जैसे अगर कोई विकलांग है, अगर कोई बेरोजगार है, अगर कोई वृद्ध है, तो उसको नौकरी प्रदान करे, जैसे मनरेगा योजना हुआ करती थी। 36 में आपको बताया गया डीपीएसपी की परिभाषा, डीपीएसपी का एक राज्य पे इंपैक्ट। 55 में बताया गया राष्ट्रपति का चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, इस बारे में याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से बताता है? जो राज्य कार्यकारिणी होती है उसको सही ढंग से दर्शाता है, वो भी राज्य में दर्शाता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परफेक्ट, आगे बढ़िए। भारत में वैधानिक निगम का कौन सी विशिष्ट विशेषता है जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मतलब जिसके लिए अधिनियम आता है, संविधान में नहीं होती? यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, इसके अलग कानूनी पहचान होती है और यह मुकदमा दायर कर सकता है, इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान में नहीं होती। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय कौन सा प्राधिकरण है? अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में करेंगे, इशू होगा तो यहीं जाएंगे, अपील करनी है तो हाईकोर्ट में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? एफडीए सुझाव देता है। सर ये बनाया तो गया था, 99 संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। रद्द कब हुआ था? अक्टूबर 2015 में इसको रद्द कर दिया गया था। अक्टूबर 2015 में इसको रद्द किया गया था, इसको एनजैक बोलते हैं। क्यों रद्द किया गया था? 6 लोग थे इसमें, 3 थे कार्यकारी, 3 थे जुडिशरी, इस वजह से रद्द किया था। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक प्राधिकार दिया गया है? अनुसूची संशोधन के संबंध में संशोधित करने की शक्ति, ये शक्ति जो दी जाती है ये भारत के राज्यपाल को नहीं दी जाती है। अगर हम बात करते हैं, इसको आप मिटा लेंगे, अगर हम बात करते हैं जो राज्यपाल को विशेष शक्ति दी जाती है 5th शेड्यूल के अंतर्गत, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन इसके अंतर्गत हो सकता है, तो यह शक्ति है पावर टू रेगुलेट लैंड, फॉरेस्ट एंड सोशल कस्टम इन शेड्यूल एरिया। गवर्नर भी कर सकता है, लेकिन नजदीकी राज्य का होना चाहिए, सेम तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी विचारधारा को देखता है? सर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40वां, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समाजवादी है, एक समान नागरिक संहिता उदारवादी है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव उदारवादी है। डी इज द आंसर, आर्टिकल 40। भारत के संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। 40वां सवाल है, भारत के अंदर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलता है, 13 मेंबर इसमें होते हैं, इसके बारे में कथन पूछा है।
1993 में संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। सही है भाई, यही काम खत्म है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होता। एचआरसी का डायरेक्ट पावर होते नहीं कर सकता। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसके लिए आर्टिकल होता। पहला स्टेटमेंट सही है। भारत में वैधानिक निगम की कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं? फिर वही बात, स्टैच्यूटरी बॉडी की कौन सी विशेषताएं हैं? फिर एक विशेष अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, यही आपको विशेष विशेषता है। अलग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, ठीक है, अन्य स्थानीय स्थानों पर बैठेगा, जैसा कि निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किस माध्यम से बैठ सकता है? सर, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे, अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तो कहीं और भी व्यक्ति बैठ सकता है। 49वां सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है? सर, यह भाग आपको देखने को मिल जाएगा 16वें नंबर का, जो इसके लिए काम करता है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 50वां सवाल है, सार्वजनिक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में पूछा है। अगर इसको कोई भी जानकारी प्रदान करने का निर्धारित समय दिया जाए तो वो कितना है? 30 डेज जनरली, 48 घंटे जो लाइफ और लिबर्टी के केसेस होते हैं। 2 दिन में जानकारी देनी पड़ती है जब स्वतंत्रता या जीवन के मामले होते हैं, वरना 30 दिन का टाइम। तो ये क्वेश्चन थे 50, टॉप 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए ट्राइब्यूनल की स्थापना संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है ये कुछ, और ये रहे आपका टफेस्ट पॉलिटी के क्वेश्चन। अब अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताना, और इसी प्रकार से एनटीपीसी को भी नस्तेनाबूद करते रहेंगे और रेलवे के एग्जाम्स को भी इस बार छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।